students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So लक्ष्य बैच का नेक्स्ट चैप्टर ट्राइंगल्स मैथ्स का स्टार्ट करने वाली है। ये बेटा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम पहले ही सारे कंसेप्ट्स और जो जो चीज़ें इस चैप्टर में आएंगी सब अच्छे से समझ लेंगे। एंड ऑल्सो इसके बाद जब आप क्वेश्चंस वगैरह करोगे ना तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आपको अच्छे से वो क्वेश्चंस समझ भी आएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ऑल्सो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, चलो अब देखो, मैं बिल्कुल बेसिक पे नहीं जा रही कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं। बेटा देखो, अगर तीन साइड्स है तो वो ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल होता है, आइसोसेलेस। करा दूं क्या रिवाइज एक बार? चलो ओरली करा रही हूँ, ठीक है, बोर्ड को यूज करे बिना। देखो तीन तरह के ट्राइंगल्स है। अगर हम साइड्स की लेंथ की बात करें, जैसे अगर सारी साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है स्केलीन ट्राइंगल है। अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एक इस तरीके से पढ़ा था। एक हमने ट्राइंगल्स का पढ़ा हुआ है कि अगर 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर 90 से छोटा है सो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। सो ये सारी चीजें हमने बचपन से ही तो 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेटेस्ट चीज रिवाइज करते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, विच इज कॉन्करेंट। हम कब बोलते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट है? पहली बात तो कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम, और यू कैन से व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल। कॉन्ग्रेंट में पढ़ा था ना, जैसे इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो वो एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर देंगे। किस तरीके से कि देखो, अगर ये भाई एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री का है, ये एंगल कुछ है सो ये भी है, मतलब अगर ये x है तो ये एंगल भी x होगा, अगर ये एंगल y है तो भाई ये भी y होगा। ये साइड कंप्लीटली इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2, ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3। तो ये होता है जब दो चीजें हमारे पास कॉन्ग्रेंट होती है, मतलब एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी होती है। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे दैट इज सिमिलैरिटी, और वी कैन से सिमिलर। सिमिलर का क्या मतलब है? नाम से ही पता चल रहा है एक दूसरे के सिमिलर है, एक दूसरे के जैसे हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरह एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के जैसे। जैसे अगर मैं ये दोनों फिगर्स की बात करूं सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये ट्रायंगल का साइज है और ये ट्रायंगल छोटा है हमारे पास। सो इट इज नॉट नेसेसरी, या नेसेसरी क्या दिख ही रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये साइड आपकी इस साइड के इक्वल है। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मान लो अगर ये हमारी 14 है सो ये 7 हो, ये हमारी मान लो 12 है तो ये 6 हो, ये हमारी मान लो अगर 10 है तो ये हो सकता है 5 हो। तो इस तरीके से ये होगा। ठीक है, अब इसके बीच भी कुछ रिलेशन है बट वो धीरे धीरे स्टडी करेंगे। अभी के लिए हम ये समझेंगे कि सिमिलर चीजों का क्या मतलब है, कि वो एक दूसरे के जैसे है, मतलब उनकी शेप सेम है, दिखने में वो एक दूसरे के जैसे। जरूरी नहीं है कि उनका साइज भी सेम हो। सो शेप यस बिल्कुल दोनों सेम है, लेकिन साइज की बात करें तो जरूरी नहीं है कि दोनों का साइज सेम होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं और बात करते हैं सिमिलर फिगर। सिर्फ ट्राइंगल नहीं, सिमिलर फिगर का क्या मतलब है? जैसे कि टू सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। तो उनकी शेप सेम होगी लेकिन उनका साइज सेम हो ये जरूरी नहीं है। जैसे एक सर्कल आपके पास ये है, एक सर्कल ये है, सो इन दोनों सर्कल की शेप सेम है, या कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा सर्कल बना लो सारे सर्कल सिमिलर है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट देयर रेडियस इज। रेडियस अलग अलग हो सकती है लेकिन दोनों की शेप सेम है तो सारे सर्कल्स हमारे सिमिलर हो गए। इसी तरीके से आप ट्रेपीजियम में देखोगे, उसको उठा के उसका चाहे साइज बड़ा कर दो, टेढ़ा मेढ़ा करके रख दो, क्या रहेंगी? दे विल बी सिमिलर फिगर्स। ठीक है, समझ में आ गया? कॉन्ग्रेंट और सिमिलर के बीच का डिफरेंस समझ आ गया ना बच्चे? सो आगे अब देखते हैं क्या चीजें। यहाँ पे भी कुछ रूल्स एप्लीकेबल होंगे। क्या रूल्स है? Two polygons of the same number of sides are similar. Same number of sides is important. कि कभी आपको ये दे दिया कि देखो बेटा ये एक ट्राइंगल है, ये एक स्क्वायर है, क्या ये दोनों जो है वो सिमिलर है? नहीं, इसी ग्राउंड पर रिजेक्ट कर देंगे कि ये 3 साइड्स है एंड यहाँ पे 4 साइड्स है। तो भाई साइड्स ही सेम नहीं है, सिमिलर तो कहाँ से होंगे फिर? ठीक है ना। अब क्या क्या यहाँ पे चीजें होंगी, जैसे देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ये तो हम कॉन्ग्रेंट में भी पढ़ के आए हैं। जैसे अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR की बात करूं, अब मैं देखते ही कह सकती हूँ कि ये कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते, चाहे अगर इसके सारे एंगल सेम भी है तब भी। अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम भी है तब भी साइड्स हमें दिख रही है सेम नहीं है, तो कॉन्ग्रेंट
नहीं हो सकते, लेकिन सिमिलर हो सकते हैं। क्यों, कैसे? देखो, जैसे यहाँ पे अगर मान रहे हम सेम एग्जैक्ट शेप है, ये है हमारा मान लो x डिग्री, तो पॉसिबल है कि भाई एंगल पी भी x, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो यही होते हैं। सिमिलरली ये y है तो ये भी y होगा। अब ये z है तो ये भी z होगा, ठीक है। अब नाउ द थिंग इज कि भैया ठीक है, चलो यहाँ पे अगर एंगल सेम है तो वो तो कॉन्ग्रुएंसी में भी होता है, सिमिलर में भी हो गया। अलग क्या है, कैसे पता चलेगा दो फिगर्स के कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है लेकिन ये सिमिलर है? इसके लिए हमारा ये सेकेंड पॉइंट है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और वी कैन से प्रोपोर्शनल। कैसे? देखो, अगर अगेन मैं एग्जांपल के लिए ले रही हूँ, जैसे मान लो वो ले लिया हमने, जैसे पहले ले रही थी 6, 12, 7, 14, 5, 10, ठीक है, मान लो ये है। अब यहाँ पे बेटा अगर ये दो सिमिलर है, सो प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? कॉन्ग्रुएंट में हमेशा साइड देखते थे कि ए बी इक्वल है पी क्यू के या बी सी इक्वल है क्यू आर के, लेकिन जब सिमिलर की बात करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि ए बी अपॉन में, अब इसकी प्रोपोर्शनल कौन सी है? पी क्यू है। सो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन में, ए सी की यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है? पी आर इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर। अगर ये चीज आपकी फुलफिल हो रही है सो हम कह पाएंगे कि ये दोनों फिगर्स हमारी सिमिलर है। ट्राई करके देखें, आज हो ट्राई करते हैं। सो ए बी कितना है बच्चे? 12 है हमारे पास। पी क्यू कितना है? 6 है। सो ये क्या आ गया? 12/6, 6 2 ज़ा 12, तो 2 आ गया हमारे पास। ए सी कितना है? 14 एंड पी आर कितना है? 7, 7 2 ज़ा 14, फिर से 2 आ गया। देन बी सी कितना है? 10 एंड क्यू आर कितना है? 5, 5 2 ज़ा 10। सो आप देख रहे हो यहाँ पे ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, मतलब उनके जो रेशियोज है साइड के, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो है वो इक्वल है। तो अगर ये चीज फुलफिल हो रही है तो हम कह पाएंगे कि ये दो ट्राइंगल्स हमारी या दो कोई भी फिगर्स हमारी क्या है? सिमिलर है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? उसमें हम इक्वल देखते थे, यहाँ पे हम उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का तो सेम ही चल रहा है कि भाई ये एक्स है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का तो सेम चल रहा है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में हम साइड्स देखते थे कि ए बी इक्वल हो, यहाँ पे ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू है इसके इक्वल हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम रेशियो देख रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। बाकी अभी जब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे ना तो और क्लियर होता रहेगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये लाइन ध्यान से समझो, वैसे तो आपको समझ आ जानी चाहिए पढ़ के, पर मैं क्लियर कर देती हूँ। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट दी सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। छोटा सा एग्जाम्पल दो इसका, देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिए हैं, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ ले भी लेते हैं। मान लो ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 7 है, एंड ये एंगल x, ये भी एंगल x, ये एंगल y, ये भी एंगल y हो गया, ये एंगल z, ये भी एंगल z। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सारे एंगल सेम है, साइड्स की लेंथ सेम है, तो मैं कह सकती हूँ ये दो ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यहीं अगर एक ट्रायंगल मैंने ये लिया, एक ट्रायंगल मैंने ये लिया, और फिर से वही करते हैं, साइड इसकी ले लेते हैं, इस बार ऐसे ले लेते हैं, ये 2 है, ये 6 है, देन ये 3 है, ये 9 है, ये 4 है और ये 12 है। इस तरीके से मैंने ले लिया। ठीक है, अब ये सिमिलर तो है और साथ में मैंने बोल दिया कि चलो भाई ये x है, ये भी x है, ये y है, ये भी y है, ये z है, ये भी z है। अब यहाँ पे ये दो सिमिलर है, देख लो जरा, 4/12 क्या आएगा बेटा? 1/3, 2/6 अगेन 1/3, 3/9 1/3। सो इनका रेशियो इक्वल है, तो ये सिमिलर। ऑल्सो देखना, सिमिलर का हम साइन इस तरीके से बनाते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंट का ऐसे होता है, सिमिलर का सिर्फ ये ऊपर वाला ऐसे ही वेव होती है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, अगर ये दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये सिमिलर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, एंगल्स तो सेम ही है। रेशियो भी चेक कर लो, क्या होगा? 5/5, 6/6 और क्या है? 7/7। सो देख लो भाई, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सो सिमिलर तो है।
सो जितनी भी कॉन्ग्रेंट फिगर, क्योंकि वो तो एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपीज है ना, सो जितनी भी कॉन्ग्रेंट फिगर है वो अपने आप ही सिमिलर हो जाएंगी। लेकिन अगर हम इन दो को हम कह रहे हैं सिमिलर है, तो क्या ये कॉन्ग्रेंट है? नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रेंट में हमें साइड सेम चाहिए, हमें रेशियो से कोई मतलब नहीं है। सो सभी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारी कॉन्ग्रेंट फिगर्स हमारी सिमिलर होते हैं। ये ना आपके वन वर्ड वगैरह या एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है, सर्चनल रीजनिंग में आ जाता है, सो इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है समझनी। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपकी जो एक्सरसाइज 6.2 है उसके ऑलमोस्ट ऑल दी क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस बीपीटी ओनली। ठीक है, इसको तो शॉर्ट में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम बीपीटी बोलते हैं। ठीक है, बेसिक पीटी, तो इट कम्स फ्रॉम दिस बीपीटी हो गया। एंड ऑल्सो इसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। ज्यादा कॉमन बीपीटी है, जहां पे भी क्वेश्चन वगैरह होगा ब्रैकेट में आप मेंशन कर दोगे बीपीटी बीपीटी, उससे क्लियर हो जाएगा। अब ये थ्योरम क्या कहते हैं जरा पढ़ लेते हैं। सो थ्योरम 6.1 है आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। अब पढ़ के ना कभी कभी बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी तो आपको बहुत इजी लगेगा। ये ट्राइंगल है आपका ABC, अभी लाइन भूल जाओ, ट्राइंगल ABC है। अब एक एक करके पढ़ो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अब यहाँ पे ये लाइन बनाई गई है, इस BC एक साइड होगी, BC के पैरेलल एक लाइन बनाई गई है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं DE। ठीक है, ये पॉइंट D हो गया हमारा और ये पॉइंट E हो गया हमारा। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। so कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो DE है पैरेलल है BC के, if DE is parallel to BC, अगर ये हमें गिवन है, if this thing is given, so हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसने इक्वल रेशियो में डिवाइड किया। क्या मतलब हुआ इसका, AD अपॉन में DB। देखो इस पॉइंट ने इस AB को डिवाइड किया AD और DB में, सो AD अपॉन DB इक्वल होगा बच्चे AE अपॉन में EC के। ठीक है, समझ में आया? अब थ्योरम समझ में आई। क्या मतलब है इनका, कि अगर कोई लाइन किसी भी तीनों साइड में से किसी भी साइड के पैरेलल जा रही है, सो वो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया बच्चे, एंड अभी जैसे हमने उसके पैरेलल बनाई थी, अब मान लो मैंने ऐसे पैरेलल बना दी, तो ये साइड किसके पैरेलल है, इसको फिर से नाम देते हैं ABC। सो यहाँ पे इसको भी नाम दे देते हैं DE। अब ये जो DE है बेटा, ये किसके पैरेलल है, ये AC के पैरेलल है। दैट मीन्स कि ये बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब अब इसने क्या किया, BD अपॉन में DA इक्वल हो गया BE अपॉन में EC के। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी साइड की बेसिकली वो पैरेलल हो सकते हैं। बीपीटी थ्योरम समझ में आ गई। अब इसी का ही कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है आपका थ्योरम 6.2। इसमें क्या बोल रखा है, इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइंस आर पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब फिर से इसको नेमिंग कर लेते हैं, लेट्स कॉल दिस ABC एंड ये हो गया हमारा D और E पॉइंट। अब वो कह रहे, पहले हमें क्वेश्चन में गिवन था कि अगर DE पैरेलल है BC की, मतलब अगर हमें बोल रखा है कि ये दो पैरेलल है, तो हम सिंपल कहेंगे भाई AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ठीक है, अब इसी का एक कन्वर्स है कि आपको अब गिवन क्या है, नाउ यू आर गिवन दैट कि भाई AD अपॉन में DB इक्वल है AE अपॉन में EC के। अगर ये चीज आपको गिवन है कि आपने प्रूफ कर दिया कि भाई इसको अपॉन में इसके रखा, इसको अपॉन में इसके रखा, तो ये इक्वल आए हैं, तो आप यहां से कह सकते हो कि ये जो DE है ना, ये पैरेलल होगा BC के। सो बेसिकली इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हमारी बीपीटी जो है, हमारी जो ये थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी वाली, उसका कन्वर्स है। सिंपल, उसमें हमने देखा अगर पैरेलल होगा तो रेशियो बराबर होगा। यहाँ पे हमने कहा अगर रेशियो बराबर गिवन है तो भाई वो पैरेलल होगा, खत्म बात। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इसके साथ ना एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉलरी।
ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जैसे रेशियो तो चलो तुम्हारा सही है, एक मिनट जरा दोबारा से मेंशन कर देती हूँ, ये डी है, ये ई है और ये बी था। ठीक है, तो हमें पता है ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। इसके अलावा एक चीज और होती है कि ये जो ए डी है ना, ये ए डी अपॉन में पूरा ए बी करोगे तो भी वो इक्वल होगा ए ई अपॉन में पूरा ए सी। समझ में आया क्या बोला मैंने? अभी तो हमने देखा कि ए डी अपॉन में डी बी करोगे एंड ए ई अपॉन में ई सी करोगे इक्वल होगा। ऑल्सो ये जो ए डी है अपॉन में ये पूरा करोगे, ए ई है अपॉन में पूरा करोगे, तब भी वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये मैंने यहीं पे आपको बता दी क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ये चीज यूज कर लेंगे एंड कुछ क्वेश्चन ही बेस्ड इस पे होंगे कि प्रूव करो कि अगर आपको पता है ये इसके इक्वल है, ये मतलब इनका रेशियो इक्वल है, तो ये ऐसे भी इक्वल होगा। तो ये हो सकता है कि ये आपको गिवन हो, आपको प्रूव करना हो। ये तो कैसे करना, बड़ा सिंपल सा है, वो भी कर देंगे हम, क्वेश्चंस में देख लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं कहीं हम डायरेक्ट इसको भी यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो अब ना एक चीज और है नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले, ये जो बीपीटी थ्योरम है ना बच्चे, अब यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्सी सी है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसका प्रूफ नहीं आएगा, कट चुका है, कुछ कहते हैं कि इसका प्रूफ आएगा। सो इफ यू आर वेरी क्लियर, आपने अपने स्कूल में कंफर्म कर लिया कि भैया बिल्कुल इसका प्रूफ करना ही नहीं है, मैंने अभी इंट्रोडक्शन में इसका प्रूफ नहीं करा रही बिकॉज वो कंफ्यूजन रहेगी एंड मैं नहीं चाहती कि आपको वो चीज़ नहीं करनी तो बेकार में ज़बरदस्ती वीडियो लेंदी हो। सो मैं बीपीटी का प्रूफ मैं तो अपनी तरफ से कराऊंगी कि किसी भी बच्चे को अगर समझना है तो उसको समझ में आ जाए। तो बीपीटी थ्योरम, बीपीटी बेसिकली थ्योरम ही है वो, सो उसका प्रूफ मैं आपको कराऊंगी बट एक अलग से वीडियो में, ताकि जिसको वो देखना हो तो वो आराम से देख सके। एंड यहाँ कहीं आई बटन में फिर मैं आफ्टर जब वीडियो अपलोड होगी तो यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगी। ठीक है, चलो अभी के लिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, which is our criteria for similarity of triangle। सो बेटा जैसे हमने जब हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था तो उसके कुछ क्राइटेरिया देखे थे, एक बार रिवाइज कराती हूँ मैं, जिसमें एक था हमारा SAS। SAS का क्या मतलब था कि दो साइड्स इक्वल हो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो। एक हमने देखा था SSS, मतलब अगर दो ट्रायंगल्स की सारी साइड सेम है तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाती है। एक हमने देखा था कि क्या था, SAS हो गया AAS, मतलब दो एंगल और एक साइड है तब भी चलेगा। एक एंगल इंक्लूडेड साइड है, मतलब दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड है तब भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। एक हमने पढ़ा था राइट एंगल में, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल है। सो ये सारे हमने क्राइटेरिया पढ़े थे कि अगर ये कहीं पे भी फॉलो हो रहा है दो ट्रायंगल्स में तो वो दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इसी तरीके से अब दो ट्रायंगल्स आपको दे रखे हैं, वो सिमिलर है या नहीं उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज है, जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल, ए क्राइटेरिया। इसका सिंपल भाई है तो सिंपल ही है कि भाई अगर मान लो एंगल ए आपका इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी आपका इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी आपका इक्वल है एंगल आर के, तो आप कहोगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ये देखो यहीं से है ना कि भैया ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे क्योंकि ट्रिपल है यहाँ कहीं पे भी नहीं है। अगर तीनों एंगल्स सेम है तो वो ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट हो। ये तो इस क्राइटेरिया में क्योंकि नहीं है। अच्छा, अब क्या होगा अगर वो सिमिलर है? सो यहाँ पे मैं अब थ्योरम पढ़ के बताती हूँ कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सो पढ़ते हैं जरा, देखो जरा। तो थ्योरम 6.3 सेज इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो क्या होगा, देन देयर corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। तो कहीं भी आपने दो ट्रायंगल्स को प्रूव किया है कि ये सिमिलर है क्योंकि इनके तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी साइड्स इक्वल हो गई, इसका मतलब वही है कि इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। मतलब अगर ये दो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, सो दैट मीन्स ए बी, यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ मैं, इफ एंगल A इक्वल्स टू एंगल P है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q है एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R है, सो हम कह सकते हैं कि AB अपॉन में रेशियो में कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, PQ, इक्वल होगा AC अपॉन में कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सी है, PR, इक्वल होगा BC अपॉन में कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, QR। सो अगर आपने ट्रिपल ए से प्रूफ किया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मतलब अब उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो भी इक्वल हो गया।
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, आगे बढ़ जाए। सो पहला रूल हो गया ट्रिपल ए। इसी तरीके से ना यहाँ पे एक बड़ी आसान सी चीज है कि भाई तीनों एंगल भी छोड़ो, कोई भी दो एंगल्स अगर आपको गिवन है सो वहां से भी आप कह सकते हो। ये तो बड़ा वैसे बेसिक्स है, देखो कैसे, मान लो तुम्हारा ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तीसरे एंगल का तुम्हें पता नहीं है लेकिन दो एंगल्स का पता है, तो यहाँ दो एंगल से तुम कह सकते हो कि एंगल से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, अगर दो एंगल्स आपके सेम है तो भैया थर्ड एंगल अपने आप सेम हो जाएगा। कैसे, देखो ये हमारा अगर ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये भी बी है। सो देखो जरा यहाँ पे इसको अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई, एंगल हमें पता है सारे एंगल्स का सम a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो अगर एंगल C निकाल रहे हो तो वो क्या होगा 180 माइनस a प्लस बी। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, सेम ही होगा ना भाई। अगर a एंगल इक्वल है, b एंगल इक्वल है, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ भी 180 में से यही माइनस होंगे, इधर भी 180 में से यही माइनस होंगे, तो वो अपने आप ही तीसरा सेम होता है। बट क्वेश्चन में अगर आपको तीसरे एंगल के बारे में नहीं बताया हुआ तो आप दो एंगल के हिसाब से बोल सकते हो कि भाई दो एंगल सेम है, मतलब ये ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए, ठीक है। सो एक बार पढ़ लेते हैं, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, समझ में आया। तो पहला हमने पढ़ा, रिवाइज करते हो चलो साथ साथ भाई, ट्रिपल ए पढ़ा हमने, फिर हमने कहा चलो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी तो है, डबल ए सिमिलैरिटी भी यहाँ पे डाल दी, दो हमने पढ़ लिए। तीसरा देखते हैं साइड साइड साइड। अब लग रहा होगा तो बड़ा सही है, अगर सारी साइड सेम दे रखी है तो यहाँ पे हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। नहीं बेटा, सारी साइड सेम दे रखी है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सारी साइड्स अगर सेम है, अगर साइड्स का रेशियो सेम है, जब भी हम सिमिलर की बात करते हैं ना बेटा, तो जब भी यहाँ पे साइड मेंशन होते हैं, कहीं पे भी साइड के इक्वल होना जरूरी नहीं है, साइड का उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के साथ प्रोपोर्शनल होना जरूरी है। फिर से बताती हूं मैं, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर, हाँ जी, तो क्वेश्चन में अगर ये है कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर, इस तरीके से अगर दे रखा है कि इनके रेशियो इक्वल है, सो हम कहेंगे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। और अगर एक बार दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो उनके एंगल्स अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो पढ़ ले फिर एक बार, इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर proportional to, that is in the same ratio of the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the triangles are similar. So अगर हमें ये दे रखा है कि यहाँ पे तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का, सो हम कह देंगे कि भैया ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर है। और अगर आप कह रहे हो ट्रायंगल सिमिलर है तो मतलब उनके सारे एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, है ना। सो चलो क्या क्या पढ़ के आए, एक हमने पढ़ा ट्रिपल ए, एक हमने पढ़ा डबल ए, और अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिपल एस। तो तीन हमने रूल पढ़ लिए। चलो चौथे क्राइटेरिया पे चलते हैं, वी हैव SAS, सो साइड एंगल साइड। SAS हमारा कॉन्ग्रुएंसी में भी था, पर फर्क क्या है, वहां पे जब साइड्स की बात हो रही है तो हम कहते हैं साइड्स आपस में इक्वल है और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। यहाँ पे हम कहेंगे कि आपको तीसरी साइड का नहीं पता, लेकिन दो साइड का रेशियो सेम दे रखा है और उनका इंक्लूडेड एंगल सेम दे रखा है। जैसे यहाँ पे समझो ये है ए बी सी पी क्यू आर। अब अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा है कि बच्चे ए बी अपॉन में पी क्यू करोगे तो वो इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर के, तो दो साइड्स का दे रखा है। बी सी अपॉन क्यू आर इनके इक्वल है या नहीं, ये नहीं दे रखा। सो दो साइड्स का दे रखा है। अब अगर हम यहाँ पे इस साइड की बात कर रहे हैं और यहाँ पे इस साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इधर साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इधर साइड की बात कर रहे हैं, तो देखते ही पता चल रहा है कौन से एंगल होगा। इंक्लूडेड एंगल कौन सा बना, ये वाला है। और तो मतलब ये दोनों दे रखा है और साथ में दे दिया कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। ये अगर आपको दे रखा है तो भी आप कह सकते हो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो अपने आप ही इसका रेशियो भी इक्वल हो गया और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए, ठीक है। तो SAS का मतलब है दो साइड्स का रेशियो एंड उसका इंक्लूडेड एंगल। इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं फिर से बता रही हूं इस चीज को कि अगर यहाँ पे इसको रब करते हैं, एंगल बेसिकली मैं आपको चेंज करके दिखा रही हूं, ये हमारा पी क्यू आर हो गया
एंड ये था ABC। तो अगर बेटा यहाँ पे साइड्स की बात हो रही है, लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है कि बेटा AB और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग PQ इक्वल है BC अपॉन में उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग QR। अगर ये दोनों दे रखे हैं, मतलब इस साइड की बात हुई, इस ट्राइंगल में इस साइड की बात हुई, यहाँ पे इसकी बात हुई, यहाँ पे इसकी बात हुई, तो अगर दे रखा है AP के इक्वल है, कोई फायदा नहीं है भाई, उसको ऐसे इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि अब इंक्लूडेड एंगल B और एंगल Q होने चाहिए। तो इसके साथ अगर एंगल B इक्वल है एंगल Q के, तो आप कहोगे कि SAS से ये दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होंगे। सो यहाँ पे जैसे कॉन्ग्रुएंसी में था वैसे ही एंगल अगर बीच में दे रखा है तो उसका कोई रीजन है, ठीक है। तो SAS एक बार थ्योरम पढ़ लेते हैं। इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। सो क्या क्या पढ़ के आए? पहले पढ़ा हमने AAA, फिर पढ़ा बच्चे हमने AA, फिर पढ़ा हमने SSS एंड अभी नया देखा हमने SAS, ठीक है। समझ में आ गया? इजी है ये, कॉन्ग्रुएंसी से ज्यादा इजी है, ठीक है। सो इसी के साथ चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। ये 4 हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जिसको हम एक्सरसाइज 6.3 में यूज करेंगे। एंड नाउ पहले मैं कराऊंगी आपको BPT थ्योरम। BPT, यार पता नहीं उसको BPT थ्योरम आदत हो गई उसको बोलने की, वो बेसिकली BPT ही है, T स्टैंड्स फॉर थ्योरम ओनली। सो अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का पूरा प्रूफ करेंगे बट इन दी नेक्स्ट सेशन। सो अगर जिन बच्चों को वो वीडियो समझनी होगी तो आप वो नेक्स्ट सेशन में देख पाओगे, अदरवाइज उसके नेक्स्ट सेशन से हम लोग चैप्टर की एक्सरसाइजेस बिगिन कर देंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, पूरा चैप्टर कवर करेंगे 1 by 1, ठीक है। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दीज वीडियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो आई सी यू ऑल इन दी next video. Till then, take care and bye bye.